नमस्कार सभी को। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियोज़ को शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे क्या है और वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेशन मिलता है। साथ ही आप मुझसे इंस्टाग्राम जो मेरा हैंडल है मनीष बंसी ऑफिशियल, उस पर भी कनेक्ट हो सकते हैं और व्हाट्सअप और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसपे मैं आपको रेगुलर जो भी लॉ क्लासेज के संदर्भ में नोट्स वगैरह रहते हैं उनको प्रोवाइड करता रहता हूं और लॉ के स्टूडेंट्स भी आपस में इंटरेक्ट होते रहते हैं। और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो मेरा एक यूट्यूब पे एक और चैनल है जिसका नाम है चिड़िया म्यूजिक, आप उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो। ठीक है, चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 18 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 113 का, 113 खा और 114 का में निहित उपधारणा की विवेचना कीजिए। तो धारा 113 का खा, 113 खा और 114 का में जो उपधारणा है उसकी विवेचना करेंगे। तो इसके मेन पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरण का मतलब होता है उकसाना। ठीक है। नंबर 2, दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा, दहेज मृत्यु के बारे में क्या क्या उपधारणा की जा सकती है। और नंबर 3, बलात्संग के मामले में उपधारणा। तो हम उन तीनों उपधारणाओं को आज यहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ चलिए, सबसे पहले जो अपनी उपधारणा है वो है नंबर 1, किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के मामले, धारा 113 का में। यानी यह धारा उपबंधित करती है कि जब किसी विवाहित स्त्री द्वारा, जब कोई भी विवाहित स्त्री होती है उसके द्वारा अपने विवाह की तारीख से 7 वर्ष के भीतर, जब उसकी विवाह होता है उसकी तारीख से 7 वर्ष के भीतर आत्महत्या कर ली जाती है उसके द्वारा, या यह साक्ष्य आता है कि उस स्त्री के साथ उसके पति या पति के नातेदार या अन्य किसी जो संबंधित है, जो घर से संबंधित व्यक्ति है उसके द्वारा निर्दयता का व्यवहार किया गया है। अगर ये तीनों सबूत आते हैं तो निर्दोष साबित होना का भार, जो निर्दोष साबित होने का भार है वो अभियुक्त पर होता है। यानी उन नातेदार, पति या पति के रिश्तेदार पे होता है जो जिन पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने उसको दुष्प्रेरण करके आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सन 1983 में संशोधन किया गया, जिसमें प्रयुक्त शब्द निर्दयता या क्रूरता का अर्थ वही बताया गया जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत धारा 498 में है। अब क्रूरता से अभिप्राय क्या है? अब ऊपर क्योंकि क्रूरता को जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम उसमें क्रूरता को सही तरीके से बताया नहीं गया है, तो उन्होंने ये कह दिया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 498 में जो क्रूरता का भाव है वही है। तो 498 की धारा क्या कहती है क्रूरता के संबंध में? वो कहती है, इससे अभिप्राय है कि जानबूझकर आत्महत्या हेतु प्रेरित करना या जीवन अंग स्वास्थ्य को गंभीर क्षति पहुंचाने वाली कोई भी कार्य, क्षति कैसी भी हो सकती है, मानसिक या शारीरिक क्षति आदि की संभावनाएं हों। भाई क्रूरता में क्या है कि जानबूझकर या तो किसी स्त्री को आत्महत्या हेतु प्रेरित करना, उसका जीवन अंग स्वास्थ्य इसको गंभीर क्षति पहुंचाना, क्षति मानसिक या शारीरिक करना आदि की संभावनाएं अगर बने तो क्रूरता के अंतर्गत है। और क्रूरता के अंतर्गत क्या है कि मांग पूरी करने हेतु प्रताड़ित करना या तंग करना पति द्वारा या उसके रिश्तेदार द्वारा, तो ये भी आपका क्रूरता के अंतर्गत शामिल हो जाता है। तो ये क्रूरता से अभिप्राय है। अब नंबर 2 जो पॉइंट है वो तो विवाहिता पत्नी की मृत्यु के संबंध में उपधारणा है। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा, धारा 113 खा में। 113 खा में दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा की गई है। यानी धारा में उपबंधित है कि जब स्त्री की दहेज मृत्यु का प्रश्न अंतर्वलित हो तब यह साक्ष्य आ जाए। यानी अगर स्त्री की मृत्यु हो गई है और प्रश्न उसमें ऐसा है कि उसकी मृत्यु दहेज मांगने के कारण हुई है, तो तब ये साक्ष्य आ जाए कि मृत्यु से पूर्व उससे दहेज मांगा गया था, स्त्री के साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया था और उसे तंग किया गया था। तो इन तीनों साक्ष्य अगर आ जाएं तो ये दहेज मृत्यु के अंतर्गत आ जाते हैं। और उक्त जो अभियोजक व्यक्ति है या जिस पर अभियोजन चलाया जा रहा अभियुक्त व्यक्ति है उस पर दहेज मृत्यु के संदर्भ में मामला चलाया जा सकता है। इसमें एक केस है कुन्नी अब्दुल वर्सेज स्टेट ऑफ केरला।
इसमें मृत्यु के पूर्व क्रूरता महत्वपूर्ण है। अगर महिला की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु से पूर्व अगर उसके साथ में कोई क्रूरता का व्यवहार किया गया है तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्रूरता का व्यवहार मृत्यु से पूर्व क्या किया गया था, क्यों किया गया था, जो कि दहेज मृत्यु से संबंधित हो जाता है। एक और केस है इसमें, बलजीत सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर अगर होती है तो उसे भी दहेज मृत्यु के अंतर्गत देखा गया था न्यायालय के द्वारा। तो ये बलजीत सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा का केस है। अब धारा 113 खा के दहेज मृत्यु का अर्थ वही है जो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304 खा में है। अब यहाँ पे 113 खा का दहेज मृत्यु का अर्थ वही है जो 304 जो धारा है दंड संहिता की उसके अंतर्गत है। अब जो तीसरी अपनी उपधारणा है, थर्ड पॉइंट जो है उपधारणा का, वो है बलात्संग के मामले में उपधारणा। यानी बलात्संग के मामले में क्या उपधारणा की जा सकती है। धारा 114 का में यह बताया गया है। तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376 की उपधारा 2 के अंतर्गत 2 के खंड का ख ग घ ण च छ ज झ ण ट ठ ड ढ इनके अधीन, इन खंडों के अधीन क्या प्रावधान है। इन खंडों के अधीन अभियुक्त द्वारा हस्तमैथुन, अभिकथित स्त्री स्वयं, स्त्री द्वारा कहना कि बलात्संग किया गया है और सम्मति के बिना किया गया है, यहाँ उपधारणा की जा सकेगी कि महिला के साथ में बलात्संग हुआ है, अगर ये प्रक्रिया देखने को मिलती हैं। ठीक है। इस धारा में हस्तमैथुन से जो अभिप्राय है वो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 375 खंड का और घा से अभिप्रेत है। 375 की धारा में जो हस्तमैथुन के बारे में बताया गया वही प्रावधान इसमें उससे संबंधित हैं या अभिप्रेत हैं। कभी कभी महिला की सम्मति असम्मति का पता लगाना अत्यंत कठिन हो जाता है, जो कि हमें तुकाराम बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में देखने को मिलता है। ये केस ये था कि 2 सिपाहियों द्वारा एक महिला का जब वो अभिरक्षा में थी तब उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, लेकिन ना तो उस महिला के द्वारा चिल्लाया जाता, ना कोई ऐसी प्रतिक्रिया की जाती, वह शांत रहती है जिससे पता नहीं पड़ पाता, और ना ही उसके शरीर पर कोई क्षति कारित होती है जिससे पता लग सके कि उसके साथ कोई दुष्कर्म हुआ है। तो ये महिला की इसमें सम्मति थी या नहीं थी, इसका पता लगाना न्यायालय को अत्यंत कठिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें न्यायालय पता नहीं लगा पाता है। यहाँ पर इस केस में अभियुक्तों को बरी कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ तक था। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो इसको शेयर जरूर कर दिया करें। थैंक यू।